नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं खांडा खेड़ी गांव में। यहाँ पे हमारे मित्र हैं, एक किसान साथी हैं जिनका नाम है विक्रम संधू। ये प्रगतिशील किसान है और कहीं ना कहीं इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। भारतीय संसद की तरफ से भी इनको अवार्ड मिल चुका है, वो वहां से भी सम्मानित है। इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है और इनको जो पिछला शुक्रवार था वहां उस वक्त इनको दुबई के प्रिंस ने इनवाइट किया था ताकि इनको सम्मानित किया जा सके। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 20 किसानों को बुलाया था, जिनमें एक ये शामिल थे। तो पहले विक्रम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। राम राम सभी किसान साथियों को। F2DF का ये हमारे जो सैफ असली मॉडल है, यहाँ पर आपकी पूरी टीम का स्वागत है। तो सबसे पहले विक्रम जी, हमारे किसान साथियों को एक बात बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया था कि यहाँ पे मल्टी लेयर फार्मिंग की जाती है, ओके, मतलब सह फसली खेती की जाती है। उसके बारे में हमारे दर्शकों बताइए कि ये सह फसली खेती या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जी आपके F2DF प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान साथियों को जी जो सह फसली मॉडल है ये हमारे बुजुर्ग पहले किया करते थे। मैं बताना चाहूंगा, जैसे गेहूं की फसल में सरसों की आड़ लगाया कर दे, उसके अंदर चना भी बोया कर दे और बाड़ी के चारों तरफ हम भिंडी के बीज लगा दिया कर दे, जिससे हमारे परिवार के लिए भिंडी हो जाया करती। तो इसी का सुधरा हुआ रूप है सह फसली मॉडल, जिसको थोड़े से हमारे जो प्रगतिशील किसान थे, भारत भूषण त्यागी जी, दीपक सचदेव जी जैसे, उनसे मैंने ये सीखा है। उनके द्वारा सिखाई गई चीजों को मैं बताना चाहूंगा। जो जमीन के अंदर की 1 फुट की जगह है, जिसमें गाजर, आलू, शकरकंदी, आपकी हल्दी, अदरक वगैरह जो फसल होती है, एक तो वो जगह हमने यूज करनी है जो पहले ही खाली पड़ी रहा कर दी। फिर उसके बाद 1 से 1.5 फुट जमीन के ऊपर की जो जगह है उसको हमने दूसरी फसल के लिए यूज करना है, जिसमें आपकी टमाटर की फसल होगी, मिर्च की फसल होगी, आपका मूंग की दाल होगी। उसके बाद फिर उससे ऊपर जो 9 से 10 फीट 12 फीट तक आते हैं, तो उसमें पपीता हो गया, अमरूद हो गया, बेर हो गया, इस तरह की फसल। और फिर उससे ऊपर जो जगह बच गई 20 फुट से ऊपर, उस जगह को भी हमने यूज किया और जिसमें टिम्बर प्लांट लगाए। तो ये जो सारा जो प्रोग्राम बना, इसको हमने सह फसली मॉडल या मल्टी लेयर फार्मिंग का नाम दे दिया। ये किसान के लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अभी खेत की जोत छोटी होती जा रही है, जिसमें 1 किल्ला 2 किल्ले के किसान रह गए, उनको काम कुछ और है नहीं। वो अपने खेत में सह फसली मॉडल लगा के एक जो सरकारी कर्मचारी है उसके बराबर उस खेत से आउटपुट ले सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ कि सह फसली खेती मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग, मतलब आप एक खेत से एक फसल नहीं 3-3, 4-4 फसलें उठा सकते हो, वो भी एक साथ कहीं ना कहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे विक्रम जी ने सबसे पहले लगाई है हल्दी, क्योंकि हल्दी की हाइट जो है वो लगभग 1.5 फुट से ज्यादा या फिर 2 फुट से ज्यादा नहीं उठती। सबसे पहले इन्होंने हल्दी लगाई है। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो लगाया है वो बाग लगाया है अमरूद का, बेर का, पपीते का और अनार का, ये बाग लगाया है। उसके बाद जहां पे अमरूद की या इन पेड़ों की हाइट खत्म हो जाती है, उससे ऊपर कहीं ना कहीं जो लंबाई जाने वाले, जो लंबे जाने वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीक है या फिर उसके बाद मोरिंगा है, ये पेड़ लगाए हैं जिनकी हाइट कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई तक जाती है, जो सीधे जाते हैं उसके बाद ऊपर जाके फैलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक किसान साथी एक खेत से 3 फसलें उठा सकता है। सबसे पहला हल्दी, या फिर आप हल्दी उगा सकते हो या फिर आप सब्जियां बो सकते हो, जिससे आपका जो दैनिक खर्चा है, आपकी जेब में पैसे आते रहेंगे, जो दैनिक खर्चा है वो आपके पास आता रहेगा। उसके बाद जो दूसरी खेती है, कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स है, बागबानी है, उससे आप फायदा उठा सकते हो। कहीं ना कहीं आपका जो फ्रूट है वो हर 6 महीने बाद बिकना शुरू हो जाएगा, जहां से आपके पास पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा कहीं ना कहीं, जो आप ट्रेडिशनल खेती करते हो उससे अलग कहीं ना कहीं। उसके बाद जो तीसरा है, कहीं ना कहीं जैसे ऑस्ट्रेलियन टीक है या मोरिंगा है, जिसकी फसल आप 15-16 साल बाद, 20 साल बाद उठा सकते हो, क्योंकि जब इसकी हाइट अच्छी हो जाएगी, उसका फैलाव अच्छा हो जाएगा, तब उसको बेच सकते हो। तो विक्रम जी, हमारे किसान साथियों को बताइएगा कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मतलब जैसे पहले आप कहीं जो सरकारी नौकरी करते थे, उसके बाद कि मल्टी लेयर फार्मिंग, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया था? भाई राजीव दीक्षित जी से प्रभावित हैं हम। लगभग 9 साल पहले उनकी एक वीडियो सुनी थी, भाई किसान के बगैर इस धरती पर जीवन संभव नहीं है।
और सबसे दुर्दशा में अगर आज कोई है तो वो किसान ही है। उस दिन हमने निश्चय किया था भाई मेरी जिंदगी में मैं जितने ज्यादा किसानों को स्वावलंबी बनाने का जो भी मेरा मकसद है वो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी जिंदगी इसके मकसद को समर्पित है। मेरी इस मुहिम में काफी सारे साथी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 9 साल पहले जब हम अकेले थे, अब हम अकेले नहीं है। हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से हमारे साथ किसान साथी जुड़े हुए हैं। किसान की जो दुर्दशा थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सह फसली मॉडल दीपक सचदे जी और भारत भूषण त्यागी जी के विचार विमर्श करके ये बनाया था। भाई किसान के पास हर रोज दैनिक आय का एक स्रोत बना रहे और एक उसके पास ऐसी इनकम होनी चाहिए जो 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल बाद उसके पास आए, ताकि वो अपने सालाना खर्चे निकाल सके। और तीसरा जो हमारा टिम्बर प्लांट हमने इसके अंदर ऐड करे हैं, वो इसलिए ऐड करे हैं भाई किसी किसान ने अपने लड़की की शादी करनी है तो एकदम उसके ऊपर बोझ ना पड़े। वो अपने 1 किले में 20, 30, 50, 100 टिम्बर प्लांट लगाकर छोड़ जाए और उसको भूल जाए। जब उसकी लड़की 15, 16 साल 20 साल बाद शादी करने के लायक हो तो वो धीरे से उन प्लांट को अपने खेत से निकाल दे और उस शादी का खर्चा निकाल सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वह किसान अपनी जिंदगी स्वावलंबन से जी सके और एक सरकारी कर्मचारी के बराबर अपने बच्चों को सुख सुविधा दे सके। इससे ये विचार हमारे दिमाग में आया जी, और इसको फिर हमने पहले अपने खेत में लागू किया और फिर हमारे 5 किसान साथी हरियाणा के थे उनके खेत में लागू किया। और अब तो आप हर 50 किलोमीटर पर आपने एक दो किसान साथी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस सह फसली मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया और अपने खेत में उन्होंने लागू कर दिया इसको। तो विक्रम जी, हमारे किसान साथियों की बात बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि मल्टी लेयर फार्मिंग, ओके, आप अपने खेत में मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हो। अभी जो सबसे नीचे का स्तर है, सबसे कम हाइट के पौधे आपने क्या लगाए हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाली हाइट के पौधे क्या लगाए हैं और सबसे ऊंचाई के जो पौधे जाएंगे वो क्या लगाए आपने, उसके बारे में हमारे किसान साथियों को जानकारी दीजिए एक बार। यहाँ जो मेरा ये 1.25 किले का मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल है, इसके अंदर फिलहाल आप देख सकते हो जमीन के नीचे तो हमने हल्दी लगाई है, उसके ऊपर मूंग थी हमारी जो निकल चुकी है। मूंग से ऊपर हमने अमरूद, अनार, चिक्कू, इस तरह के फलदार पौधे लगाए हुए हैं। उससे ऊपर हमने मोरिंगा, ऑस्ट्रेलियन टीक और मालाबार नीम, इन 3 तरह के पौधे, कुछ पौधे हमने लगाए हैं। काफी सारे पौधे हैं जो आप यहाँ आकर देखोगे, वो आपके खेत के ऊपर डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं भाई जो हमने लगाया है वही लगाएं। हमारा मेन मुद्दा ये है भाई किसान के खेत में 1 भी इंच की जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। उसने उस जमीन का यूज करना है। वो सब्जियां लगाए उसके अंदर, वो फलदार वृक्ष लगाए, वो दालें लगाए उसके अंदर, वो टिम्बर प्लांट लगाए, कुछ भी लगाए, खाली नहीं छोड़ना। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालनी है, ताकि साल भर हर रोज उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। तो विक्रम, जैसे आपने बात बताई मुझे कि आप अलग अलग खेती कर रहे हो, तो इस अलग अलग खेती में पानी कितना यूज होता है? पानी जो अगर हम आज के वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि भूमिगत जल है उसका स्तर कहीं ना कहीं बहुत गिरता हुआ जा रहा है। तो आपने जो फार्मिंग की है उसमें जो भूमिगत जल है वो कितना यूज होता है? मतलब जैसे अगर हम बात करें धान की, अभी जो सीजन है धान की कटाई हो चुकी है, तो जितना धान में पानी खर्च होता है उतना, क्योंकि आप 3 फसल ले रहे हो, सबसे पहली बात तो ये है, अब 3 फसलें ले रहे हो तो पानी धान के बराबर खर्च होता है, उससे कम या उससे ज्यादा? धान से तो 1% पानी खर्च होता है जी हमारा। जैविक खेती में पानी बिल्कुल कम लगता है। ये हमारे जो जैविक किसान है वो अच्छे से समझते हैं। जो ये फल्ड इरिगेशन का जो मामला है ये जैविक खेती में फिट ही नहीं बैठता। या तो हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं या फिर हम बेड बना लेते हैं और उस बेड के ऊपर हम हर एक तरह की फसल, गेहूं भी हम बेड के ऊपर लगाते हैं 1 फुट बाय 1 फुट के ऊपर। और जो बेड से अलग हमारी नाली बच गई, उस नाली में को मोटा मोटा पानी घुमावा हम तो, ताकि बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। और कैचुआ जो जमीन का है जब हम पानी लगावा वो बेड के ऊपर अपने जीवन को बचा सके। तो पानी की तो आप जो कमी की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो बफर है पानी का, बहुत ज्यादा पानी है, क्योंकि हम बहुत कम यूज करते हैं इस खेती में। हम तो जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन है हवा में, अगर आप दलहनी फसलें आपके खेत में रखोगे तो हम जो हवा की प्राकृतिक 78% नाइट्रोजन है उसको यूज करते हैं। मोरिंगा अगर आपके खेत में है तो वो 78% नाइट्रोजन जो प्राकृतिक है उसको आपकी जमीन में पहुंचा देगा। इसी तरह जो ये पौधे हैं ये हवा की नमी से ही अपने पानी की पूर्ति करते हैं, ना मात्र का पानी यूज करते हैं जी हम, नहरी पानी, वो भी ग्राउंड वाटर तो हम याद नहीं हमने कभी यूज किया हो।
तो विक्रम जी, हमारे साथियों को एक बात बताइएगा, जैसे कि आज के वक्त में सबसे बड़ी पहले ग्राउंड वाटर की समस्या थी, जो इन्होंने बताई कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम खर्च होता है, मतलब कहना कि ग्राउंड वाटर है उसका लेवल अच्छा बना हुआ है, ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा। अब दूसरी समस्या आती है कि 3 फसलें ले रहे हो, कि जितनी ज्यादा फसल लेता है किसान, तो उससे क्या होता है कि भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप ये बोल रहे हो किसान साथियों कि 1 इंच भी जगह खाली ना बचे, तो हर जगह किसान उगाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक आने वाले टाइम के बाद किसानों का जो उपजाऊपन है भूमि का वो कम हो सकता है? ये बिल्कुल सही सवाल है जी। अमूमन किसानों को यही भ्रम रहता है कि जितनी ज्यादा फसलें हम लेंगे जमीन का उपजाऊपन कम होगा। ये जो जैविक खेती है नी जी, ये एक जैसे हमारा बीजगणित के सवाल नहीं निकले, ऐसे ही समझने का विषय है। ये जो फसल हम सह फसली बोलते हैं मॉडल, ये एक दूसरे की पूरक हैं। दलहनी फसलों की जड़ में नाइट्रोजन फिक्सर है, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। मोरिंगा हवा से लेकर आने लग रहा है, हम एक उसकी यूज करते हैं जी, गो कृपा अमृतम, उसमें 110 तरह के बैक्टीरिया हैं। हम हर 15 दिन बाद अपनी जमीन में गो कृपा अमृतम का स्प्रे करते हैं, तो जो 110 तरह के जीवाणु हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया है, उसकी पूर्ति हमारी उस गो कृपा अमृतम और देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से हो जाती है। और तीसरी एक बात और मैं बता देता हूँ, हम जो भी फसल लगाते हैं या कोई भी किसान फसल लगाता है, उस फसल का एक हिस्सा तो होता है जी जमीन का, दूसरा हिस्सा होता है पशु का, और तीसरा हिस्सा होता है मानव का। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, मानव अपना हिस्सा यूज कर रहा है, पशु अपना हिस्सा यूज कर रहा है, और जो जमीन का हिस्सा था उसको हमने आग लगाना शुरू कर दिया, जो वापिस जमीन में जाना चाहिए था। तो हम जैविक खेती के माध्यम से अपने खेत के उस फसल के उस हिस्से को और अपने खेत के वेस्ट पदार्थ को, उन सब को अपनी जमीन में डाल देते हैं, और जो आप उपजाऊपन का संशय है वो आपका, वो इससे मेरा ख्याल में दूर हो गया होगा। भाई ऐसे हम अपनी जमीन के उपजाऊपन को भरपूर मात्रा में रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देश का। आप हल्दी देख सकते हो, आपके सामने है कैसी हल्दी खड़ी है, तो ये इसी का नतीजा है। हमने जो जमीन का हिस्सा था वो वापस जमीन को दे दिया, और जो प्रकृति का चक्कर था उसको पूरा कर दिया। और रासायनिक किसान है जो उस प्रकृति के चक्कर को कहीं न कहीं तोड़ रहे हैं, जिस वजह से उनकी प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो रही है। तो किसान साथियों, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग से कहीं ना कहीं अलग फसलें प्राप्त कर सकते हो, ऐसी फसलें प्राप्त कर सकते हो जिससे आपके जेब में डेली पैसा आएगा। आप सब्जियां उगा सकते हो जिसमें डेली सब्जी उगाओगे, उसका पैसा आएगा। उसके बाद साल 6 महीने के बाद जो पैसा आएगा, आप फ्रूट्स बेच सकते हो, उससे पैसा आएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा खर्चे जहाँ पे होते हैं, किसी की शादी करनी है, कोई और फंक्शन ऐसा, तो वहाँ पे जो आपके खेत में बड़े पेड़ खड़े हैं उनको काट के भी पैसा आएगा आपकी जेब में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। विक्रम जी, एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे किसान साथियों को बताइएगा कि जो ट्रेडिशनल खेती है और आप जो खेती कर रहे हो उसमें किसान को कितना फायदा है, इस खेती में उस खेती में बताइए, दोनों में से क्या ऑप्शन है जो किसान को चुनना चाहिए फायदे के तौर पे? देखिए, हरित क्रांति में हमारे किसानों को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने कहा भाई आप यूरिया डालो, डीएपी डालो, ये चीज डालो, वो चीज डालो, लेकिन 4 चीज पे आकर रुक गई। आप जगह जगह किसान साथियों के पास जाते हो, आप रासायनिक किसानों से पूछ कर देखना, वो एनपीके और आपका सल्फर और पोटास, इन 5 चीजों से अगर छठी कोई चीज कह दे तो आप मेरा कान पकड़ लेना है क्या। जबकि होता क्या है, जमीन में तो 17 तरह के पोषक तत्व हैं, तो वो 17 के 17 डलवाने चाहिए थे हरित क्रांति की आड़ में, जो सरकार ने जो ये सिस्टम रचा था। उसके बाद आए फिर हमारे हाइब्रिड बीज, फिर आए जेनेटिक मॉडिफाई बीज, तो इनमें हमने प्रोडक्शन तो ज्यादा ले ली। देखिए आप एक बात को समझिए भाई, हमने 50,000 रुपए में 1 तोला सोना लेना है, और बाजार में जाकर हमारे को पता चला भाई 50,000 रुपया में तो 1 क्विंटल लोहा भी मिल जाएगा आपने, यानी कि 1 ट्रैली भर जाएगी आपकी। तो क्या आप सोना खरीदने गए थे, लोहा खरीद के ले आओगे क्या? तो सोना सोना रहेगा और लोहा लोहा रहेगा। लोहा कभी भी सोने की बराबरी नहीं कर सकता। जो हमारे पुराने बीज थे उनकी प्रोडक्शन तो कम थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनकी गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं था। तो हम तो हमारे किसान साथियों से ये कहेंगे, जो ये हरित क्रांति का दिमाग में जो फतूर था, ये अब धीरे 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 निकल रहा है, क्योंकि एक पिक पॉइंट है लिया, जमीनों ने जवाब देना शुरू कर दिया। भाई आपका जो प्रोडक्शन था, मेरे ख्याल में गेहूं का उदाहरण दूंगा, 70 मन तक पहुंचा रहा, अब आप 45 से ऊपर नहीं निकाल पा रहे। तो क्या कारण है? धरती माता जवाब देने लगी, इसकी जो वो अक्षमता थी वो कम होने लगी, क्योंकि हमने प्रकृति के चक्कर को
बाधित कर दिया। तो जैविक खेती में हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं भाई किसान साथी बाजार के लिए करे या ना करे, लेकिन अपने परिवार को तो जहर से बचा ले, कम से कम अपने परिवार को तो बीमारियों से बचा ले। और जब किसान साथी अपने आधा एकड़ में अपने परिवार के लिए अनाज, दालें, सब्जियां और अपने पशुओं के लिए घास बगैर जहर का उगाना शुरू करेगा, तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 1 साल में उसका जो ये हरित क्रांति वाला फितूर है ये उतर जाएगा और वो आपको बड़ी आसानी से कहेगा जी मैं तो अपना पूरे खेत को जैविक करना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से भविष्य में मजबूरी भी है और जरूरी भी है, आपको जैविक खेती करनी ही पड़ेगी। किसान साथियों, आपके लिए मैं आपकी बात आ रहा हूँ। देखो, जो ये जमीन है और जो जमीन का पानी है वो हमारे बच्चों की धरोहर है कहीं ना कहीं। अगर आपको आपके बच्चों का भविष्य चाहिए तो उनको, ताकि वो ग्राउंड वाटर को यूज कर सके, ताकि वो इस जमीन को यूज कर सके, उस पर खेती बाड़ी कर सके, तो कहीं ना कहीं जैविक खेती की तरफ आइएगा। रसायन जितना हो उसको उतना कम यूज कीजिएगा। मल्टी लेयर फार्मिंग आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारी आशा है कि किसान भाई इसका जितना हो सके उतना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अपनी जो फसल चक्र है, जो ट्रेडिशनल खेती है, उससे अलग हटके दूसरा काम करने की सोचेंगे, ताकि मुनाफा भी कमा सके, हमारी जमीन भी बचे और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।